नमस्कार। फेनर ब्रॉकवे नाम के एक नेता थे इंग्लैंड के, खास करके मजदूरों में बहुत काम किया और वो पार्लियामेंट मेंबर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गांधी टोपी पहन के जाते थे। 1930-32 के बाद का अभी वो टोपी है विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन लंदन में। तो फेनर ब्रॉकवे गांधी जी से प्रभावित थे। एक बार भारत आए और गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम गए वर्धा में। तो ये जब गए तो गांधी जी सूत काट रहे थे। तो ब्रॉकवे सामने बैठे, थोड़ी देर देखते रहे सूत काटना। उसके बाद उन्होंने सोचा गांधी जी के ऊपर थोड़ा मैं प्रभाव डालूं। तो उन्होंने कहा, बापू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा है, लव दाई एनिमी एज दाई सेल्फ। तुम्हारे दुश्मन को अपने जैसा प्यार करो। कैसे लगता है आपको? कताई चल रहे सूद का। गांधी जी कुछ बोले नहीं, 1 मिनट 2 मिनट। तो 3-4 मिनट के बाद फिर उन्होंने दोहराया, बापू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड, लव द एनिमी एज दाई सेल्फ। मैं आपका रिएक्शन सुनना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा, पहले बार आपका प्रश्न मैंने सुना था। फिर सोचने लगा, अपने दुश्मन को अपने जैसा प्यार करो। सोचा 3-4 मिनट में मैं सोचता ही रहा, दुश्मन को प्यार करो अपने जैसे। और 3-4 मिनट सोचने के बाद मैंने देखा कि मेरा दुनिया में दुश्मन कोई है ही नहीं। फेनर ब्रॉकवे ने सोचा, ये भी कैसे आदमी। तो उन्होंने कहा, बापू, यू हैव गॉन अहेड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं वो फेनर ब्रॉकवे का नाम भूल रहा था, इसलिए एक किताब ले आया। तो गांधी जी बोले, मुझे दुश्मन है ही नहीं कोई दुनिया में। अंग्रेज़ मेरा दुश्मन नहीं है। मैंने अंग्रेज़ों से नहीं लड़ा। मैं अंग्रेज़ों का शोषण और जो गलत धारणाएं थी उसके खिलाफ लड़ा। अंग्रेज़ लोग तो मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। और ये देखा भी, जब गए वो जब गए, इतना लोग, आम लोग इतना स्वागत किया गांधी जी को। तो ये एक विचार ये है गांधी विचारों में, हमारा दुश्मन कोई नहीं। ये सारी दुनिया के लोग ऐसे बन जाएं जिनके कोई दुश्मनी नहीं हो, तो कितना सुंदर दुनिया हो जाएगी। एक कल्पना, मेरा कोई दुश्मन नहीं। कोई 50-60 साल पुरानी बात है। अमेरिका के एक भारत के मित्र भारत में राजदूत बन के आए, अमेरिकन एम्बेसडर बन के आए। उनका नाम था चेस्टर बबल्स। और मैं उस वक्त होगा शायद 30 साल का होगा, उससे कम का होगा। मैंने उनसे इंटरव्यू मांगा, मिलना है करके। आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उस वक्त तो कुछ नहीं, मुझे मिलना है, आ जाए मिलिए। तो मिला चेस्टर बबल्स से और मैंने कहा, मिस्टर बबल्स, मैं आया हूँ आपको बधाई देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। किस बात का अभिनंदन है? मैंने कहा, आपकी किताब में एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आया और उसी वाक्य के लिए आपको अभिनंदन करना चाहता। तो उनको अच्छा लगा, ये लड़का मेरी किताब पढ़ा है। तो फिर पूछा, ये कौन सा वाक्य है? तो एम्बेसडर चेस्टर बबल्स ने लिखा किताब में, द रूट ऑफ ए लीडर इन इंडिया डज नॉट लाई फ्रॉम द लॉग कैबिन टू द वाइट हाउस बट फ्रॉम द मैंशन टू द मड हट। मैंने उनको बताया, ये वाक्य है, मैंशन टू द मड हट। मैंने भारत में नेतृत्व का रास्ता क्या है,
वो झोपड़ी में पैदा होकर राष्ट्रपति बनने का नहीं, उल्टा महल में पैदा हुआ और झोपड़ी में रहने लगा। ये भारत का आदर्श है, वो बोले। दुर्भाग्य से वो आदर्श बहुत कम हो गया। लेकिन जब मैंने कहा, चेस्टर बेल्स बोलते हैं, मैं जब एम्बेसडर होकर भारत आया, दिल्ली पहुंचा, एम्बेसडर का पहला काम होता है राष्ट्रपति को जाके अपना क्रेडेंशियल्स देना पड़ता है अपने सरकार का। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति भवन गया, उससे पहले गया राजघाट, गांधी समाधि पर खड़ा हुआ। तब ये विचार मेरे दिमाग में आया, हमारे अमेरिका में कोई आता है, टूरिस्ट आता है, वो सबसे पहले अमेरिका का आदर्श कहाँ देखना चाहता है? अब्राहम लिंकन। एकदम अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया अमेरिका में, वाशिंगटन में, एकदम ऊंचे हाइट पर लिंकन को बैठाया है, भव्य दृश्य है। और बगल में दीवार में लिखा है ऑफ द पीपल बाय द पीपल, वो सब लिंकन ने जो कहा वो सब लिखा हुआ है। तो बोले क्या था लिंकन? माँ बाप बहुत गरीब थे और लिंकन हर काम में वो असफल रहे, लेकिन मेहनत किया और दृढ़ विचार से राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। बल्कि माना जाता है कि सबसे अच्छे राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो उसमें लिंकन का नाम आता है सबसे पहले। तो हमारे देश में कोई विजिटर आता है तो सबसे पहले लिंकन को देखने जाता है। और लिंकन झोपड़ी में पैदा हुआ, वहाँ तो हमारे जैसे झोपड़ी होता नहीं, लेकिन लकड़ी का घर होता है गरीबों का, लॉग कैबिन उसीलिए उन्होंने कहा। लकड़ी का घर में पैदा हुआ और राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति भवन पहुँच गया अमेरिका के। लेकिन आपके देश में उल्टा देखता हूँ। गांधी जी पैदा हुए, अभी उनका घर देखने बहुत लोग पहुँचते हैं। पोरबंदर में 28 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे थोड़ा, तो और वो उसमें रह सकते थे, उससे भी अच्छा भवन बना सकते थे, लेकिन अपनी मर्जी से झोपड़ी में गिराने लगे। जब उनकी झोपड़ी बनी, मीरा बहन को कहा गांधी जी ने, देखो 100 रुपये में मेरा मकान तैयार होना है, 100 रुपये में मकान। अब अभी भी दुनिया जाती है सेवाग्राम में उनका घर देखने के लिए। और आपके देश में मेरे जैसे विदेशी आते हैं तो सबसे पहले चाहते हैं गांधी जी की समाधि पर जाऊं और गांधी जी का जो झोपड़ी में रहे गांधी जी, उसको देखने के लिए जाएं। तो कैसे उल्टा देश है हमारा देश। आदर्श पैसे से नहीं, आडंबर से नहीं, लेकिन सादगी का आदर्श है आपका देश का। तो बहुत, तो उनको अच्छा लगा। मैं जाकर इसी बात के लिए उनसे मिला और उनको धन्यवाद बधाई दे के आया। तो गांधी जी का विचार धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण बनते गया विचार। और सबसे पहले परिवर्तन का आया, वैसे तो बहुत छोटे बच्चे थे, सब स्कूल में आ गया था उनका थोड़ा पहचान। मास्टर बोलते हैं बगल वाले बच्चे का देख कर नकल करो, गांधी जी कहते हैं नहीं करूँगा। तो गलती लिखा, भले गलती है लेकिन मैं नकल नहीं करूँगा। तो एक आदर्श, वो पहले दूसरे क्लास में थे, उसी वक्त उनके विचार देखने को आया। सत्य पर अड़े रहो, सत्य से हटना नहीं। वो बचपन में आ गया था, लेकिन उसके बाद कुछ भी विशेषता नहीं थी उनमें। स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आए और लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो जब अफ्रीका में उनका घटना हुई, रेलगाड़ी से उनको धक्का दे के निकाला। तो उन्हें भारतीय लोगों को बुलाया वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के, और उनको कहा देखो मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार हो गया। सब लोग हंसे क्या बात बोल रहे हो, तो पहले बार आए हो इसलिए पहले बार हुआ अनुभव। ऐसा अनुभव हम लोगों को रोज़ाना होता है। कोई अंग्रेज पुलिस आता है, हमको लात भी मार देता है,
कुछ नहीं कर सकते। नई बात क्या कर रहे हो, क्यों हमको बुलाया? तब गांधी जी बोले, लेकिन मैं इसका मुकाबला करूंगा। और ज़ोर से हंस पड़े जो हिंदुस्तानी थे। मुकाबला करोगे? आप दुबला पतला वकील, 23 साल के वकील थे, और दुबला पतला वकील, और अंग्रेज को ताकत क्या जानते भी हो? उनके पास पुलिस है, सेना है, बंदूक है, जेल खाना है, और तुम विरोध करोगे? तब गांधी जी ने जो कहा वो हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। वो बोले, मैं जानता हूँ अंग्रेज़ों की सेना है, पुलिस है, बंदूक है, जेल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो बंदूक से बड़ी शक्ति है, जो जेल खाने से बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के साथ मैं अंग्रेज़ों का मुकाबला करने वाला हूँ। तब लोग सोचने लगे, हाँ हाँ कुछ विचार है ये। तो आज भी आप गांधी के आश्रम में जाइए, सेवाग्राम में सुबह 5 बजे अंधेरा में प्रार्थना शुरू हो जाती है। हिंदू प्रार्थना, इस्लाम प्रार्थना, सिख प्रार्थना, सब प्रार्थना। उसमें एक लाइन आता है आदि शंकराचार्य जी का। वो बोलते, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्व। सुबह उठते उठते मैं क्या करूँगा? मैं उस शक्ति को स्मरण करूँगा जो शक्ति सारी दुनिया का संचालन करता है। और उसी श्लोक में आखिरी लाइन है, तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये शक्ति कहाँ है? सारी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है। तो शंकराचार्य बोलते हैं, वो शक्ति मेरे भीतर है, और इसीलिए मेरे में कोई कमी नहीं है। तो आदि शंकराचार्य 1200 साल पहले रहे, और उनका एक मार्गदर्शन क्या है? पहचानो अपनी शक्ति को। मैं खाली 5-6 फीट का एक हार्ड मास की मूर्ति नहीं हूँ, न च भूत संग। खाली 5 आखिर तो वही होने वाला है। गांधी जी को जब मारा गया, उनका लाश ले गए, तो मैसूर वाले ने सोचा, अच्छा महात्मा गांधी को जला रहे हैं, तो वहाँ से चंदन की लकड़ी भेजा। चाहे चंदन की लकड़ी भेजो, चाहे क्या बोलते हैं, बबूल की लकड़ी भेजो, लेकिन आखिर में जाकर ये शरीर तो पंचभूतों में मिलने वाला है, राख होने वाला है। लेकिन जब ये जिंदा है, उस वक्त वो है तद ब्रह्म निष्कलमहम। वो साक्षात ब्रह्म है जो सारे विश्व को संचालन करता है। तो पहचान रहे थे गांधी जी धीरे धीरे, कहा कि मैं वो शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति, उस शक्ति से मैं लड़ने वाला हूँ। उसके बाद बस एक आदमी ने कहा वो सभा से, ओ गांधी मैं आपका साथ देता हूँ। फिर दूसरे आए साथ, वो बड़ी सेना बन गई, और अफ्रीका में 20-21 वर्ष के बाद गांधी की बात सफल हो गई। तो ये जो शक्ति पहचानना है, वो गांधी जी के एक विचार में आता है। तो वो उनका खास बोलना है, ये सभी लोगों में ये शक्ति, कोई ऐसा नहीं मैंने कोई असाधारण काम नहीं किया है, जो कुछ मैंने किया वो सब कोई कर सकता है। तो हम में है वो शक्ति, प्रत्येक बच्चे में है वो शक्ति। पहचानने की बात है। तो पहचानने के लिए ध्यान और आदि आदि रास्ता बताया है। तो एक गांधी जी का मैंने वहाँ देखा कि गांधी विचार में अपना निजी शक्ति पहचानो, एक बात देखता हूँ। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट के आए, और उस वक्त तो महात्मा नहीं थे, बैरिस्टर गांधी होके लौट के आए, और पहला काम किया भारत का दर्शन किया। दक्षिण उत्तर पूरा चारों ओर घूम के थर्ड क्लास था उन दिनों, थर्ड क्लास रेलगाड़ी में देखा। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि दुनिया में किसी और देश में नहीं है ऐसी बातें मेरे भारत में है। और एक मुख्य बात क्या है कि सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में हैं,
तो ये सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में हैं। तो ऐसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है धर्म परस्पर सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनके आश्रम में रोज़ाना सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना होती रही। और जब वहाँ जहाँ जहाँ जाते थे गांधी जी उन दिन आखिरी दिनों में लाख लाख आदमी इकट्ठा हो जाता था। तो लाख लाख आदमी प्रार्थना करता था, सभी धर्मों की प्रार्थना। वो दुर्भाग्य से भारत में अभी कम हो गया, लेकिन ज़रूरत आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। बल्कि मुझे जब मौका मिल गया, स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो भाषण दिया था 1893 सितंबर 11 तारीख को, तो वहाँ मुझे मिल गया मौका 100 साल बाद। 1893 में विवेकानंद बोले थे और 1993 में मुझे बुलाया है। और स्वामी विवेकानंद को तो लाउड स्पीकर नहीं मिला था क्योंकि आविष्कार ही नहीं हुआ था। 8000 लोगों में ऐसे बोलना पड़ा था। लेकिन मैं जब गया तो 18,000 डेलीगेट्स थे। और मुझे तो 50 कम से कम मेरे सामने माइक्रोफोन्स थे। तो मैंने कहा कि 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद आए इस शिकागो में, उनका भाषण था सभी धर्म बराबर है। तो आपने खूब ताली बजा बजा के उनको स्वागत किया था। और मैं उसी भारत से आया हुआ हूँ। तो 100 साल में भारत सोता नहीं रहा है, भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। तो कहाँ से कहाँ भारत गया? मैंने कहा 1893 में स्वामी विवेकानंद बोले सर्वधर्म समभाव, सभी बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचे नहीं। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई 1842 में। फिर महात्मा गांधी आए। मैंने कहा अब महात्मा गांधी का संदेश मैं ले आया हूँ, सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म मम भाव, माने हिंदू धर्म मेरा है, इस्लाम मेरा है, ईसाई धर्म मेरा है, सिख धर्म मेरा है, सभी धर्म। कैसे? धर्म की बुनियाद में क्या बोलता है? और मैंने धर्म से क्या लिया है? हिंदू धर्म बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ बोले। और कब बोला उसका कोई तारीख नहीं है। हिंदू धर्म का किसने बनाया उसको कोई तारीख भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं। ऋषि बोलते गए, धर्म हिंदू धर्म बनते गया। उसके बाद जैन धर्म आ गया भारत में। कितने हज़ार 24वें तीर्थंकर आ गए थे 2500 से 2600 साल पहले। तो पहले तीर्थंकर कितने पहले आए होंगे। और जैन धर्म बोलता क्या है? आसमान में नहीं बैठा है भगवान। तो फिर कहाँ बैठा भगवान? मनुष्य ही अपने विचार सद्विचार से, अपने सदाचार से मनुष्य ही भगवान बनता है। वही बात बोले वो भगवान कहाँ है? मेरे में अंधे। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का अंत हुआ कुशीनगर में। अंत में उनके शिष्य आनंद वगैरह पूछते हैं भगवान आप चले जाएंगे तो हम किससे मार्गदर्शन लेंगे? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं अपदीपो भव, माने अपने आप को पहचानो, आप ही वो दिव्य ज्योति है। माने वही वो दिव्य ज्योति अथवा वो भगवान मैं हूँ। बुद्ध धर्म के बाद दुनिया में आया ईसाई धर्म। और ईसा मसीह बोले द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, आपके भीतर स्वर्ग है, सभी देव देवताओं का वासस्थान आपके भीतर, माने मैं हूँ वो भगवान। उसके बाद आया ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म आया। और इस्लाम धर्म के प्रणेता प्रभु मोहम्मद पैगंबर। तो मोहम्मद पैगंबर का क्या मार्गदर्शन था? अपने आप को पहचानो तो अल्लाह को पहचान लिया, मतलब अल्लाह यहाँ है बोले। उसके बाद आया दुनिया में सिख धर्म आया, 10 गुरु, उन्होंने 10 गुरुओं को मान लिया। तो सिख धर्म क्या बोलता है? मन तो ज्योत पहचान, वो दिव्य ज्योति का है, आपके मन में है, मेरे मन में। तो मैंने
हिंदू धर्म हज़ारों वर्ष पूर्व का हिंदू धर्म से लेकर 400 वर्ष पहले सिख धर्म दुनिया में आया, वहाँ तक क्या है संदेश? संदेश है मनुष्य ईश्वर है, बल्कि ईश्वर सब कुछ है। लेकिन मैं जाकर कोई गाय को कहूँ गाय तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो पहचानेगा नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन छोटा बच्चा को मैं कहूँ तुम्हारे अंदर ईश्वर है, वो पहचान सकता है। तो सर्वत्र व्यापक है ईश्वर, लेकिन मनुष्य उसको समझ सकता है। समझने की शक्ति मनुष्य को दिया है ईश्वर ने। तो ये एक संदेश उन्होंने तब पहचाना जब कहा कि मैं अंग्रेज़ों के बलवान शक्ति से लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से आई? अंदर की आध्यात्मिक शक्ति से आई। तो ये गांधी जी का ये आदर्श। और वो बोलते हैं सभी लोगों में है वो ईश्वर शक्ति, उसको जगाने की ज़रूरत है। तो सभी लोगों को प्रयास करने का है, मेरे भीतर जो ईश्वर शक्ति है उसको मैं जगाऊं। तो 1920 में लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ और देश खोद रहा था। तिलक चले गए हमारे नेता, अब कहाँ कौन नेता नेतृत्व दे सकता है? तो गांधी जी दिखाई पड़े। खास करके उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भाषण हुआ था, वहाँ किंग राजा बैठा है और सब मंत्री सब बैठे हैं और भारत के छोटे छोटे राजा सब बैठे हैं। उनको और सारा व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था किया है, क्योंकि जहाँ राजा आ जाए, प्रभुत्व का, ब्रिटिश प्रभुत्व का मुखिया आ जाए, तो कितने सब इतना किया था। तो गांधी जी को बोले, और पहले गांधी जी का ये भाषण हुआ तो उसमें कहा, उसमें 2-3 बातें बोल दिया उन्होंने। एकदम कुछ लोग उठ के चले गए, क्योंकि गांधी जी बोल दिया मैं देखता हूँ राजा बैठे हैं और सोने का और मोती का क्या पहने हुए हैं, कितना खर्चीला ड्रेस सबका। हिंदुस्तान गरीबों का देश है और आप ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के बैठे हैं। तो बहुत लोगों को लगा अरे बाबा ये क्या बोलने लग गए, तो बहुत लोग सभा त्याग कर दिया। और उसके साथ साथ ही बोले आइनी बेजेंट अध्यक्षता कर रही थी, तो आइनी बेजेंट गांधी जी कहते गांधी ऐसी बातें नहीं करना ऐसा धीरे धीरे। तो गांधी जी छात्रों से पूछा, छात्र बड़ी भीड़ थी, क्या मैं बंद कर दूं? तो शोर मचाया, नहीं और बोलिए, और सुनना चाह रहे, और सुनना चाह रहे। उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे जनता के प्रतिनिधि बोलने जाने वाले यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए हम उनके साथ रहना है और उनके खास करके जो गरीब हैं उन गरीबों की गरीबी हटाने का प्रयास करना चाहिए। अब भी कुछ ही दिन हुआ, 22 सितंबर को भारत में कई जगह से मनाया गया। 22 सितंबर 1821 में, क्योंकि अभी 1921 है, 1821 100 साल पहले गांधी जी मदुरई में घूम रहे थे, दक्षिण भारत के मदुरई, और राजन नाम के एक आदमी उनका अनुवाद कर रहे थे, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोलते थे तो अनुवाद होता था। तो घूम के आए और राजन बोल के गए गांधी जी कल सुबह के 10 बजे मीटिंग है। तो गांधी ने कहा अच्छी बात है, तैयार रहूँगा। तो सुबह आए, 10 बजे देखते हैं गांधी जी अपना लंगोट, ये जो आजकल हम देखते गांधी जी का चित्र, आधी धोती और आधा वस्त्र वो पहने थे। गांधी जी मीटिंग के लिए समय हो गया, चलिए। मैं कहा चलो। अरे चलो, कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि पिछली शाम को जो मीटिंग हुई थी उसमें तो बड़ा साफा था, कुर्ता था और लंबी धोती थी, और आज देखो तो एक ज़रा सी धोती और ज़रा सा उपका वस्त्र। तो गांधी जी ने कहा आज से ये मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरा समवस्त्र है। तो एक हुआ नहीं, बराबर चिंतन कर रहे थे। चंपारण में 1917 में गांधी जी गए और पूरी यात्रा की और जिले का, उसके बाद वो तो सब लंबी कहानी है कैसे उनको वहाँ सफलता मिली अहिंसा के माध्यम से पहली बार। तो एक घर में बैठे हैं गांधी जी, कस्तूरबा, दोनों गए और कस्तूरबा ने अंदर से आई एक महिला से बात किया। उसके बाद का घर में और कौन है? मैंने कहा मेरी बहन है, मेरी माँ है।
मैं कहा उनको भी भेजो। तो एक आई उनकी बहन और उनसे बात हुई। मैं कहा फिर वहाँ कहाँ भेजूँगी, जाकर वहाँ भेजा। तीनों साथ में आओ ना, तो बोले तीनों साथ नहीं आ सकते हम लोग। क्यों? उन्होंने, वो बोलती है हमारे पास एक साड़ी है, पहले मेरी बहन आई वही साड़ी पहन के आई थी, फिर दूसरी बहन आई और तो माँ आई उसी साड़ी को पहन के आई। तो तब से गांधी जी के दिमाग में था ये है मेरा देश, महिलाओं को पूरा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तब से बराबर दिमाग पे चिंतन चल रही थी। तो एक दिन रातों रात सोच के कपड़ा बदल दिया और लंगोटी क्या चर्चिल बोल रहे थे कि फ़कीर, आधा कपड़ा पहना हुआ के फ़कीर बोलते थे, वो हो गया। तो चंपारण में जब गांधी जी गए वहाँ की समस्या को देखे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में रहने का था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाहर चले गए थे। तो फिर वो रहे आचार्य JB कृपलानी के घर में रहे। वो मुजफ्फरपुर उसी क्षेत्र में है, वहीं से चंपारण जाने का रास्ता है। तो आचार्य कृपलानी के घर में रहे। आचार्य कृपलानी बड़े बुद्धिमान थे और थोड़ा क्या वो फक्कड़ भी थे। तो आचार्य कृपलानी गांधी जी पूछते हैं, गांधी जी आपकी बातें अनपढ़ लोग, गांव के लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मैं कैसे मान लूँ? गांधी ने कहा बाबा क्या हो गया, प्रोफेसर हो तो क्या हो गया? मैं कहा प्रोफेसर हो तो क्या हो गया, मेरे पास किताब है इतिहास का। 2000 साल के इतिहास में किसी देश को अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली, सबको लड़ना पड़ा, चाहे वो ब्रिटेन में था, चाहे फ्रांस में था, अमेरिका में था। तो आप कहते हैं कि अहिंसा से भारत आज़ाद हो जाएगा, कैसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ? तब जो मार्के की बात गांधी जी की सरल भाषा में बोलते थे, बोले माय डियर प्रोफेसर, वाई डू यू थिंक द लास्ट चैप्टर इन हिस्ट्री इज ऑलरेडी रिटन? 2000 साल का इतिहास आपके पास है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप ऐसे क्यों मान लेते हैं कि इतिहास का अंतिम अध्याय लिख दिया गया? जो आज तक नहीं हुआ उसको करना हम लोग, आज तक नहीं होना उसको करना ही तो इतिहास होता है, वही तो क्रांति होती है। तो सब कृपलानी जी को कहा कि आज तक नहीं हुआ वो काम करो। लेनिन गांधी जी से 6 साल के अंतर था उनकी उम्र। तो लेनिन कहते थे एक बार, इतिहास पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन इतिहास बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है बोले। तो इतिहास बनाने की बात गांधी जी ने कहा, जो आज तक नहीं हुआ वो करो, वही तो इतिहास है, वही तो क्रांति है करके। क्योंकि तब तक लोग मानते थे क्रांति का मतलब लोगों को मारना। बड़ी क्रांति हो गई, चाइना में 60 लाख लोगों को मार डाला तो बड़ी क्रांति हो गई। लेकिन अब नया अर्थ भारत देने लगा क्रांति को और दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे। वो क्या है? क्रांति के लिए इंग्लिश में बोलते रेवोल्यूशन। तो गांधी ने कहा रिवैल्यूएशन इज रेवोल्यूशन, यानी क्रांति माने मारना पीटना नहीं, मूल्य परिवर्तन है क्रांति। अब चंबल घाटी में मारना चली रहा था, पुलिस डाकू को मारता था, डाकू पुलिस को मारता था, लेकिन गांधी विचार वहाँ पहुँचा। हम कुछ लोग 10-15 लोग पहुँचे और ये डकैतों को समझाया, भाई ये क्या बहादुरी है, बंदूक ले जाके किसी को मार देते हो। तो क्योंकि बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस एकेडमी में आचार्य विनोबा को बुलाया था बोलने के। आचार्य विनोबा बोले, जब जब एक हत्या होती है तब हत्या करने वाले को सजा देते, फांसी दे देते हैं। असल में फांसी किसको मिलना चाहिए? वो बंदूक को मिलना चाहिए। बंदूक नहीं होता तो हत्या नहीं होती, मारपीट थोड़ा हो जाए, लेकिन बंदूक के कारण ही हत्या होती है। अब हिंदुस्तान में एक बंदूक का कारखाना शुरू हो गया, मुझे अफसोस है क्योंकि बंदूक मारने का चीज़ है, लेकिन वो कभी जहरीला सांप को मारने के लिए नहीं बनाया बंदूक, या कोई शेर और वन्य प्राणियों को मारने के लिए, मनुष्य को मारने के लिए ही बंदूक बना हुआ है। तो
बंदूक से मुक्ति मिलना चाहिए गांधी के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन अब अमेरिका में तो रोज़ाना खबर आता है, एक आदमी जाता है होटल में जाता है, फट 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 करके 10 आदमी को मार देता है, पहचान भी नहीं किसको मार रहा हूँ, लेकिन मार देता है। सारा बंदूक के कारण है। तो बंदूक मुक्त भारत होना चाहिए समय में, बंदूक मुक्त दुनिया होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत मुश्किल का काम है सारा, लेकिन कल्पना सही है कि बंदूक के कारण दुनिया में बहुत अशांति बनी हुई है। तो जब लोकमान्य तिलक जाने के बाद गांधी जी को देश ने अपना नेतृत्व सिखाया क्या, तो गांधी जी ने कार्यक्रम बताया 1920 में, और मुख्य 4 कार्यक्रम बताया था। वो हम लोग याद करें। विचार तो बहुत लंबा छोड़ा, लेकिन कार्यक्रम बराबर साफ साफ बोले। 4 कार्यक्रम से शुरू हुआ, अब 18 हो गया रचनात्मक कार्यक्रम। तो 4 कार्यक्रम क्या दिया उन्होंने? एक तो धर्म इतने सारे धर्म हमारे देश में, धर्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा ही नहीं होना चाहिए, एक कार्यक्रम। और दूसरा कार्यक्रम दिया कि भारत के सभी लोगों को कोई भूख नहीं होना चाहिए, भूख मुक्त भारत होना चाहिए। और भूख मुक्त दान धर्म से नहीं, लेकिन प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा होने का माध्यम मिलना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? ग्राम उद्योग से हो सकता है। गांव में छोटे उद्योग, कपड़े का उद्योग, जूते का उद्योग, तेल का उद्योग, साबुन का उद्योग गांव में हो तो इस सब गांव के लोगों को अपने ज़रूरतें पूरा करने की हो जाएगा। तो दूसरा कार्यक्रम था ऐसा गांव में उद्योग, माने ग्राम उद्योग। और तीसरा कार्यक्रम बहुत महत्व का ये है कि हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि आमदनी थोड़ी बनी है लोगों के, लेकिन थोड़ा आमदनी आया शराब में चला गया। तो गांधी जी को शराब से बहुत सख्त विरोध था। शराब उसके बाद साथ में आजकल तो क्या ड्रग से आ गया, बस एकदम आदमी को भ्रष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। और तो इसीलिए नशा मुक्त भारत होना चाहिए, तीसरा कार्यक्रम दिया। और चौथा कार्यक्रम, अब हम सबको सोचना चाहिएगा कि दुनिया में भारतीय होकर जाते हैं तो बहुत बड़ा गौरव मिलता है। मैं जापान गया, जर्मनी गया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, रशिया गया, तो सिर्फ भारतीय है इसलिए इज्जत करते हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ बहुत एक फैला हुआ है अफवाह कि भारत में के लोग बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार है करके। तो हमको बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना होगा। मैं पैसा कमा लिया, इंग्लैंड पहुंच गया, लेकिन मेरा देश बदनाम हो गया। इसीलिए भ्रष्टाचार मूल से ख़त्म होना चाहिए। 4 बातें, एक तो हिंसा मुक्त भारत हो जाए, सभी धर्मों में आपसी मधुर संबंध हो। और 2 भारत में प्रत्येक हाथ को उद्योग मिले और ताकि उस पर वो स्वावलंबी हो सके। और तीसरा, नशा भारत को बहुत नुकसान कर रहा है, तो नशा मुक्त भारत हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। ऐसे गांधी जी के कार्यक्रम दिया, सिर्फ विचार मात्र नहीं, कार्यक्रम दिया है। तो हम सब लोग सोचें ऐसे गांधी जी के कार्यक्रम में हम कैसे जुड़ सकते हैं, कहाँ जुड़े। छोटे छोटे समूह बने और कहीं कहीं हुआ यही विचार लेकर, गांधी विचार के अनुसार भारत का निर्माण हो। मुश्किल बहुत है, लेकिन सुखी भारत होना है, सुखी दुनिया होना है। तो भारत से महात्मा का एक बात, क्योंकि गांधी जी की बात बहुत पॉपुलर हुआ है, और वो है मदर अर्थ हैज़ एनफ वेल्थ टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। भूमाता के पास हर एक आदमी को अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए संपत्ति भरा हुआ है, लेकिन आदमी की दुराशा के लिए नहीं है करके। आज वही देखते हैं, कुछ लोग बस अरबपति खरबपति हो गए और बहुत लोग अभी खाना भी नहीं खा पा रहे दोपहर। तो ये दोनों आखिर अभी, और मैं नक्सलेट क्षेत्र में गया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ यही बोल के आया कि भाई तुम्हारा विचार हमारा विचार है कि भारत में कहीं देखो तो 5वां मंजिल में, 6वां मंजिल में स्विमिंग पूल बनाया है, शुद्ध पानी तैरने के लिए बनाया है। और कितने गाँवों में आदमी को, औरत को 5 मील जाना पड़ता है पानी लाने के लिए।
तो नक्सलाइट को क्यों गुस्सा ले आएगा, मुझे भी गुस्सा आता है इससे। लेकिन ये परिणाम क्या है, परिहार क्या है? नक्सलाइट को मैं बोलता हूँ कि गोली मार के आदमी को ख़त्म कर दिया, पुलिस को ख़त्म कर दिया, लेकिन इतने लोगों को मारे और खुद भी मर रहे। मरना और मारने से आप अपने जो उद्देश्य है बराबर हो जाए आर्थिक रूप से, वो उसके तरफ तो आप नहीं पहुंच रहे हैं इतने आदमी को मारने के बाद। इसीलिए आंदोलन चालू रखो, लेकिन मारना बंद करो, तब हम लोग भी साथ में हो जाएंगे। अब कब तक वो हो सकता मालूम नहीं, लेकिन अभी कुछ समझने लगे हैं वो नक्सलवादी भी भारत में। लेकिन बड़ा काम है, नक्सलवाद पूरा शुरू ही नक्सलवाद नाम के नक्सल गांव है छोटा बंगाल में, वहाँ से शुरू हुआ ये। पर अभी उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए, हम क्रांति करेंगे लेकिन लोगों को मारेंगे नहीं। अभी तो मारना ही उनकी क्रांति हो गई, तो वो बदलेगा तो भारत में हिंसक मुक्त हो जाए, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े इस क्रांति से, अहिंसक क्रांति से, तब तो ये सफल हो सकता है और गांधी के दृष्टि का, गांधी का स्वप्न का भारत बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए नौजवानों को जोड़ता हूँ और देखता हूँ नौजवान ये सब विचार, गांधी विचार स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ विचार को अच्छी तरह से समझ सके और कुछ कार्यक्रम में वो जुड़ जाए, तब हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा इसका रिकॉर्ड करने का। और मैं किताब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन घूमते घूमते जो सज्जन मिलते हैं वही मेरी किताब है, तो उसके माध्यम से जो विचार मेरे दिमाग में आता है इतना रखा हूँ। बहुत अच्छा आपने इसका रिकॉर्ड करने का सोचा, आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सबको।